अच्छा, तो लास्ट सेशन में हमने थ्योरेटिकल चीजों के बारे में समझा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये भी किया था लास्ट सेशन के अंदर कि हमने एनवायरनमेंट सेट करना था, सही है, और हमने कर लिया था, ठीक है। और आज दोबारा करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ नोट करते जाइए रिक्वायरमेंट ऑफ लारावेल। लारावेल को चलाने के लिए सिस्टम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए, ठीक है, वो नोट कर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कि आपको एक सॉफ्टवेयर लगाना है, इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम के अंदर, उसका नाम है कंपोजर। विदाउट कंपोजर सॉफ्टवेयर आप लारावेल को चला नहीं सकते, ठीक है। सेकंड वन, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है पीएचपी वर्जन। ये मेक श्योर करना है कि पीएचपी का वर्जन जो है ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए 8.1 से, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8.1। अगर इससे कम होगा तो लारावेल एक्सेप्ट नहीं करेगी उस वर्जन को, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, अगर ये भी आपकी परफेक्ट है, वर्जन आपका पीएचपी का 8.1 से ज्यादा है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास जो आपने करना है वो ये है कि आपने जेम में अंदर जाके जिप एक्सटेंशन इनेबल करना है। जिप एक्सटेंशन इनेबल करना है। और देन फोर्थ वर्क, डाउनलोड लारावेल प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट लारावेल का प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए कमांड है, लास्ट टाइम भी लिखवाई थी, अभी दोबारा लिखवा लेते हैं। तो भाई प्रोजेक्ट लारावेल का प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के दो तरीके, एक ऑफिशियल तरीका है जो वेबसाइट पे भी है, और वो एक दूसरा तरीका है जो आप डायरेक्ट सिस्टम के अंदर इसको सिर्फ डाउनलोड करते हैं। समझ आ रही है? आपके सिस्टम के अंदर पीएचपी का वर्जन 8.1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि पीएचपी का जो लेटेस्ट वर्जन अभी करंट चल रहा है वो है 8.5। पर हम क्या करते हैं नॉर्मली, ठीक है, हम इंस्टॉल करते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है जेम। आपने पढ़ा होगा पीएचपी के अंदर, जेम पे इंस्टॉल करो, माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल हो जाती है, पीएचपी भी इंस्टॉल हो जाती है, अपाची का सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है। तीन चीजें एक सॉफ्टवेयर में मिलती है। तो हम पाकिस्तानी जुगाड़ी है, हम कहते हैं कि भाई अगर तीन चीजें एक साथ एक जगह से मिल रही है तो उठा लो। तो ये सीन है। तो जब जेम पे इंस्टॉल करते हैं तो जेम पे आपको पुराना वर्जन देता है, लेटेस्ट वर्जन नहीं देता। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपको पीएचपी का वर्जन जो है चेक करना है। चले जी, सेट कर ले। ओके, अगेन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो भाई कमांड की बात चल रही थी। जो पहला तरीका है लारावेल का प्रोजेक्ट डाउनलोड करने का, पहली कमांड है, उसका नाम है कंपोजर। मेरा जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। कंपोजर क्रिएट माइनस प्रोजेक्ट, उसके बाद आपने लगाना है लारावेल, डबल कोटेशंस के अंदर लारावेल स्लेश लारावेल। अच्छा, लारावेल की एल कैपिटल हो चुकी है, पर ये कैपिटल नहीं करनी, स्मॉल है, कोलन कोलन, ये एल कैपिटल क्यों हो रही है हर बार, चले, कोलन कैप साइन 12.0। अब 12.0 क्यों लगा रहे हैं हम, मैंने लास्ट सेशन भी बताया था कि लारावेल का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 12 है, और हम भी यहाँ पे 12 ही डिस्कस करने वाले, तो 12 लिखना है। और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम बताना है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो ये तरीका है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट डाउनलोड करने का। दूसरा तरीका जो हमारी साइट के अंदर है वो ये है कि आप एक कमांड लगाते हैं जिसका नाम है कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर्ड लारावेल स्लेश इंस्टॉलर। ये कमांड है। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आपकी लारावेल आपके सिस्टम में परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद जब भी आप उसका प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे तो एक कमांड दूसरी लगाएंगे, उस कमांड का नाम है लारावेल न्यू प्रोजेक्ट नेम, जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो सेकंड वे है ये हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम पहला वाला तरीका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडमिन के बहुत सारे मसले हैं। तो हम जो है यूज करेंगे फर्स्ट वाला तरीका, जिसकी मदद से सिर्फ हमें लारावेल मिलेगी
टेम्पररी बेसिस पे उसी प्रोजेक्ट के अंदर, हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल उसे नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो शुरू करें। पहला काम है हमें कंपोजर चेक करना है, क्या मेरे सिस्टम में कंपोजर है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो चेक करने का तरीका है, आपको खोलना पड़ेगा CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करेंगे और देन आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी है और वो कमांड है कंपोजर। सिर्फ कंपोजर लिख के आप एंटर करेंगे। अगर आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड होगा तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप चेक करेंगे, आपको एक बड़े लेटर्स के अंदर कंपोजर लिखा हुआ मिलेगा, नजर आ रहा है? तो इसका मतलब है मेरे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड है। तो पहली रिक्वायरमेंट पूरी है। अगर ये पूरी नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके लिखना है कंपोजर। जैसे ही आप कंपोजर लिखेंगे आपको कंपोजर की अपनी साइट मिल जाएगी, साइट में अंदर जाना है, ये है कंपोजर का लोगो। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि सेटअप यहाँ से इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन करना तो आपको आती है, ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में PHP का वर्जन कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दोबारा CMD खोलना है, ऑलरेडी खुली हुई है तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। लिखना है PHP-V तो चेक द वर्जन ऑफ PHP, कि आपके सिस्टम में PHP का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है। एंटर करेंगे, कौन सा वर्जन है कोई बता सकता है? 8.2.12। तो रिक्वायरमेंट पूरी है, 1 से अप है, बस 1 से अप होना चाहिए। कितना भी लेटेस्ट हो, बस 1 से बराबर, यहाँ से ऊपर, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आई? नेक्स्ट तीसरी चीज है ज़िप एक्सटेंशन इनेबल करना है। ये हर बच्चा भूल जाता है हमेशा, लास्ट सेशन में भी भूल गया था, वैसे याद होगा आपको, उसके बाद किया था, एरर देखने के बाद किया था। ठीक है, तो अभी पहले कर लेते हैं। ठीक है, खोलो ज़ेम। ठीक है, ये भी चीजें नोट करनी है कि ज़ेम में अंदर वो कहाँ पे जाना है जहाँ से ज़िप एक्सटेंशन इनेबल करना है। अगर ये नहीं किया तो प्रोजेक्ट ही डाउनलोड नहीं होगा, बता देता हूँ मैं। तो जैसे आप ज़ेम खोलेंगे तो नॉर्मली जब आप ज़ेम खोलते हैं तो आप पहले अपाची ऑन करते हैं, फिर MySQL ऑन करते हैं, आदत पड़ गई है ना PHP के अंदर। तो ये नहीं करना आपने जाना है अपाची के कॉन्फ़िग के बटन के अंदर, नजर आ रहा है? अपाची के कॉन्फ़िग के बटन के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे एक मेन्यू आ जाएगा आपके पास। मेन्यू के अंदर आपको जाना है php.ini, नजर आ रहा है? इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नोटपैड के अंदर एक फाइल खुल के आ जाएगा। ये PHP की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, यहां से सर्च करना है। सर्च करने के लिए कमांड लगाएंगे Ctrl+F और लिखना है उसके अंदर zip, एंटर करेंगे, आपको सर्च वहां लेके आ जाएगी। तो मेरे सिस्टम में वो इनेबल हुआ है। अब कैसे पता चलेगा इनेबल हुआ है या डिसेबल हुआ है? तो बेटा जब भी कोई एक्सटेंशन डिसेबल हुआ होता है, जैसे ये सारे डिसेबल हुए हुए, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आगे लगा हुआ है सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है डिसेबल है। अब आपके सिस्टम में ये होगा डिसेबल 100%। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या करना है, उस जिप के आगे इस तरीके से कोलन लगा हुआ होगा, उसको हटा के इसको Ctrl+S कर देना। ये चीज याद रखना, सेव करना जरूरी है। सही है? सेव करने के बाद इसको आप बंद कर दें तो आपका जिप एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों रिक्वायरमेंट पूरी कर ली हमने। अब आप लारावेल का प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते। ठीक है, कर लेते हैं। अब क्या है, हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया है आपके बैच के कोड के साथ, लारावेल 03G, और आते हैं इससे CMD ऑन कर लेते हैं। इससे तो CMD खोलते हैं आप हमेशा कोड स्पेस डॉट की कमांड लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने CMD करके उसको खोल लिया। क्या थी कमांड? कंपोजर क्रिएट डबल कोटेशन के अंदर लारावेल / लारावेल कोलन कैप साइन, दो सिंबल से लाजमन लगानी है, कोलन कैप साइन 12.0 और प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम आप पे डिपेंड करता है, हर कोई बंदा अपने नाम से लगाता है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आके मैं लगा लेता हूँ प्रैक्टिस 03
जी, प्रोजेक्ट का नाम में कुछ भी हो सकता है, बस एक गलती कभी भी मत करना, प्रोजेक्ट के नाम के अंदर स्पेस स्पेस नहीं होना चाहिए। जो भी नाम लिखना है सीधा लिख लो, बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। इंटर। अब प्रोजेक्ट डाउनलोड होने में 1-2 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। क्यों? क्योंकि अब ये डायरेक्ट नेट से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और मैंने लास्ट सेशन में ये कहा था कि मेरे ख्याल में आपके करियर के अंदर जो आपने यहाँ पे दूसरा सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो ये पहली लैंग्वेज होगी जिसका प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसा ही है, बताया था। और वक्त के साथ आपकी ये लैंग्वेज बढ़ती जाएंगी। जैसे मैं अगर बताऊं आपको, थर्ड सेमेस्टर में अंदर आप एक लैंग्वेज पढ़ेंगे एंगुलर, तो एंगुलर का प्रोजेक्ट भी डाउनलोड होता है। आप ऐसे सीएमडी में जाके नया फाइल बना के फाइल नहीं बना सकते, इसकी भी नहीं बना सकते। समझ आ रही बात? आगे जाके आप और पढ़ेंगे चीजें, जैसे रिएक्ट पढ़ेंगे, आप आगे नेक्स्ट जेस जाके पढ़ेंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, वो फ्रेमवर्क्स का प्रोजेक्ट डाउनलोड होता है, उसको कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में इसके फाइल दिखाए थे, ठीक है। अली कितने फोल्डर्स थे, काउंट किए थे ना? 10 थे। तो अब सारे हमारे फोल्डर काम के भी नहीं है, वो आज उसका इंट्रोडक्शन करना है कि किस फाइल में क्या होगा, किस फाइल में अंदर क्या होगा, ठीक है। हम किन किन फाइल के अंदर काम करेंगे, वो वक्त के साथ हम उसको बात करते जाएंगे उसके बारे में, ठीक है। वेट फॉर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, देन हम उस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। आप चेक कर सकते हैं बराबर में प्रोजेक्ट एक फोल्डर आ चुका है, इसके अंदर फाइल्स आ रही है। जब तक ये डाउनलोड हो जाए तब तक आपको याद होगा, मैंने जब इंट्रोडक्शन किया था तो हमने बात की थी एम वी सी, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। और लास्ट सेशन मैंने आपको इन तीनों का शॉर्ट इंट्रो भी दिया था कि मॉडल क्या करता है, डेटाबेस इंटीग्रेशन के लिए काम आता है, कंट्रोलर का काम होता है आपके राउट हैंडल करना, ठीक है। और व्यू का व्यू व्यू क्या होता है, आपकी फ्रंट एंड होती है, आपकी यूआई होती है। तो आज हम मॉडल्स और कंट्रोलर के साथ तो कोई हरकत नहीं करेंगे, पहला सेशन है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम व्यूज के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है। और जो मेन आज का मोटिव है चीज पढ़ना, वो है हाउ टू क्रिएट राउट, ठीक है। राउट पे आते हैं, प्रोजेक्ट आ चुका है हमारा, बन गया प्रोजेक्ट, ठीक है। चलें जी, तो जैसे ये प्रोजेक्ट बन गया तो आपको क्या करना है, सीडी लिखना है, चेंज डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि उस फोल्डर के अंदर जाना है, सीडी, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम एंटर करेंगे, ठीक है। और देन आपको करना है कोड स्पेस, कोड स्पेस डॉट का मतलब तो मेरे ख्याल में पता है सबको, वीएस कोड के अंदर आपको इसको खोलना है। एक सेकंड, सारे प्रेजेंट है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट आ गया, ये व्यू पहले भी दिखाया था, पर फोल्डर्स का इंट्रोडक्शन करने से पहले इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो चलाने के लिए कमांड लिखवाई थी, याद है क्या कमांड है मीनल, क्या कमांड थी? हाँ, कुछ था आर्टिशन करके, है ना, नोट करो कमांड को, पीएचपी आर्टिशन सर, तीन कमांड, तीन वर्ड्स है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। और ये क्यों कर रहे हैं मैंने बताया था आपको, हर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सर्वर की जरूरत होती है। आपको याद होगा पीएचपी जब आपने पढ़ाना सीखी थी सर, तीन तीन वर्ड्स है। तो मैं ये कह रहा था कि पीएचपी जब आपने सीखी थी तो आपको याद होगा कि बताया गया था कि भाई जब तक अपाची नहीं चलाओगे तब तक पीएचपी का फाइल रन नहीं होगा। तो ये भी पीएचपी का फ्रेमवर्क है, इसको भी सर्वर चाहिए, तो इसका सर्वर अपना है और उस सर्वर का नाम आर्टिशन है, लिखवाया था। एंटर करो, कोई मैसेज मिला, सर्वर इज रनिंग ऑन आईपी दिस, ठीक है। तो आपने कहा था कि सर इसको कॉपी कर लो चल जाएगा, पर मैंने कहा नहीं, हम खुद से चलाएंगे। तो खुद से चलाने का तरीका क्या है, आपने लिखना है लोकल होस्ट कोलन, लोकल होस्ट कोलन 8000। और जैसे ही आप लोकल होस्ट कोलन 8000 लिखेंगे आपको लारावेल का फर्स्ट व्यू मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ लारावेल, ठीक है। और लास्ट सेशन हमने यहाँ तक काम किया,
प्रोजेक्ट चलाना सीखा था। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आई? कोई सवाल? देन क्लियर है? VS कोड के टर्मिनल में हाँ काम कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, पर मैं CMD पे काम करता हूँ, अच्छा लगता है, अलग अलग चीज़ें सेपरेट है। अच्छा जी, आगे वापस VS कोड में अब थोड़ा फोल्डर्स को डिस्कस कर लें। पहला काम है हमारा डायरेक्टरीज को के बारे में बात करना। पहला फोल्डर नाम क्या है? एप, ठीक है। अब एप फोल्डर के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, नोट करते जाइए खुद से, ठीक है। एप के अंदर हमारा कंट्रोलर्स का काम होता है, किसका? ठीक है, आप जितने भी कंट्रोलर्स बनाएंगे वक्त के साथ, आज हम कंट्रोलर के साथ कोई हरकत नहीं करने वाले, और वक्त के साथ हम कंट्रोलर जब बनाएंगे तो वो किस फोल्डर में बनेंगे? ऐप के अंदर। और दूसरी चीज, मॉडल भी, मॉडल भी इसी फोल्डर में बनते हैं। कंट्रोल एस बनते हैं जी, कंट्रोल एस, कंट्रोल आपने क्या बताएंगे, कंट्रोल क्या बनते हैं? कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स जो है आपके और मॉडल्स किस फोल्डर के अंदर बनते हैं? ऐप के अंदर। आप चेक कर सकते हैं मॉडल का फोल्डर मौजूद है, नजर आ रहा है? और जैसे आप इसको खोलेंगे एक मॉडल भी मौजूद है, बाय डिफॉल्ट आपको ये एक मॉडल बना के देता है। अभी इसको मैं खोलूंगा नहीं, वक्त के साथ जब हम खुद पढ़ेंगे इसको और खुद बनाएंगे मॉडल तब समझ आएगा। और इसको बंद करो। HTTP में क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़े हुए हैं? तो बेटा हर चीजों की, हर चीज बनाने की जो जगह है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो आपको ये चीज यहाँ पे बनानी है, ये चीज यहाँ पे बनानी है। तो बात समझ आई? मॉडल कहाँ पे बनेंगे और कंट्रोलर। ऐप को बंद कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कभी कभार हम जब लार्ज एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, खास करके जब हम APIs के ऊपर काम करते हैं लारावेल के अंदर, तो हमें सर्विसेज ऐड करनी होती है। तो वो सर्विसेज यहाँ पे ऐड होती है, ठीक है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ अभी के लिए। ऐप बंद कर दिया। नेक्स्ट फोल्डर का नाम क्या है? बूटस्ट्रैप से कुछ याद आया? किसकी बात हो रही है? ये वो बूटस्ट्रैप नहीं है, ठीक है। बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर कैशे पड़ी हुई होती है और कुछ दो ऐसे फाइल्स हैं जो उसको बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने अभी तक ये नाम सुना है बूटस्ट्रैप, तो मतलब CSS का फ्रेमवर्क। ये CSS का फ्रेमवर्क नहीं है, ये बूटस्ट्रैप एक वर्ड है और मोस्टली हर एप्लीकेशन के अंदर इस किस्म का फोल्डर होता है। और इस फोल्डर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो पहले ये वाला फोल्डर चलता है जो आपकी एप्लीकेशन को बूस्ट कर रहा होता है। इज इट क्लियर? ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसके साथ कोई भी हरकत नहीं करेंगे। नीचे आ जाओ, कॉन्फिग। अब कॉन्फिग के अंदर आप चेक करो, आपके पास काफी सारे फाइल्स हैं। ये वो फाइल्स और लाइब्रेरी है जो लारावेल खुद इस्तेमाल करती है अपने काम करने के लिए, और कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है इनके साथ थोड़ी काम करने की, ठीक है। तो वक्त के साथ इसको भी देखेंगे। नीचे आ जाओ, और क्या है? डेटाबेस के रिलेटेड जितनी भी चीजें बनेंगी वक्त के साथ, जैसे माइग्रेशंस बनेंगी तो इस फाइल के अंदर बनती है, इस फोल्डर के अंदर बनती है। कुछ चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ। पब्लिक, पब्लिक काम का फोल्डर है, नोट करो इसके, ये किस काम का है, ठीक है। पब्लिक किस काम का फोल्डर है? स्क्रीन तो आ रही है सबके यहाँ चली गई? यहाँ चेक कर ले बेटा अभी, ठीक है। आपकी नेट चली गई होगी, ठीक है, तो आप हो जाए आगे। अच्छा, पब्लिक फोल्डर का काम मैंने कहा बहुत काम का है। पब्लिक फोल्डर किस काम का है बेटा? कभी भी, जैसे आपने नोट किया PHP के अंदर, HTML के अंदर हमें पिक्चर्स रखनी होती है, किसी कोई भी किस्म की चीज जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम एक्सेस कर पाए, ठीक है, ये फोल्डर वो है। मतलब अगर आपको लारावेल के अंदर पिक्चर्स लगानी है तो पिक्चर्स रखेंगे कहाँ? यहाँ पे। समझ आ रही बात? पब्लिक, पब्लिक का मतलब ये है कि एक सा फोल्डर जो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस हो सकता है, और इसके अंदर दो चार चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें से बड़ी बड़ी चीज है आइकन। आइकन पड़ा हुआ है लारावेल का अपना, बंद कर दिया। नेक्स्ट है रिसोर्स। रिसोर्स किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? आपके व्यूज इसके अंदर बनते हैं। समझ आ रही बात? खोल लो ऐसे, इसके अंदर काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। कितने फोल्डर्स हैं? मतलब CSS का फोल्डर यहाँ पे होगा, फाइल यहाँ पे होगा, जावा का फाइल यहाँ पे होगा,
और व्यूज का फोल्डर यहाँ पे होगा। बेटा 3 चीजें हैं इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। ये नीचे अलग फोल्डर है, लाइन नजर आ रही है, ये लाइन, ठीक है। तो आपका व्यूज यहाँ पे होंगे, सीएसएस यहाँ पे होगी, जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे, और व्यू यहाँ पे होंगे। और लारावेल का व्यू कैसे बनता है, नोट करो ये चीज भी। लारावेल का व्यू बनता है, व्यू नेम मतलब व्यू का नाम कुछ भी हो सकता है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। डॉट ब्लेड लगाना जरूरी है, ठीक है। अब ब्लेड क्या है, इट इज ए व्यू का नाम कुछ भी रखो, डॉट पीएचपी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे चेक करो, एक बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है, वेलकम। तो बेसिकली आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये वाली स्क्रीन, इसका पूरा का पूरा कोड वहां हुआ वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी उस फाइल के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं वापस। मैं वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी को खोल लिया मैंने, और यहाँ चेक कर सकते हैं कुछ कोड हुआ हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड पूरे को कंट्रोल ए बैक स्पेस उड़ा दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको आके रिफ्रेश करना है, खाली हो गया, तो वहीं पे हुआ था इसका कोड। अब अगर मुझे अपना कोई कोड करना है तो मैं यहाँ पे करूंगा। मैंने कहा मुझे हेडिंग चाहिए H1, जी बॉयलर प्लेट जरूरी नहीं है वैसे, ठीक है, चलो बना लेते हैं आप कहते हैं तो, पर ये भी उसका ऑप्शन नहीं दे रहा कोई, वो नहीं हुआ हुआ, देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो खुद से अभी के लिए मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन नहीं हुआ हुआ, इसी वजह से जो है ना ये सजेशन नहीं दे रहा मुझे, तो अभी के लिए मैं खुद से ही ये हेडिंग लिख लेता हूँ। हेडिंग में लिख दिया मैंने, कहा लारावेल क्लास 1, और आके चेक कर लो आ रहा है, मतलब मैं सारा काम वहां पे कर सकता हूँ HTML वाला, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, अभी तक इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ। रिसोर्स को अभी के लिए बंद कर लेते हैं, वापस आएंगे इसके ऊपर। दूसरी चीज राउट्स, तो मैंने आपको बताया था आज हमें राउट्स पढ़ने। अच्छा, राउट का काम क्या होता है, नोट करो, टू क्रिएट पाथ, यहां आप URL के लो फॉर फाइल, किसी भी फाइल को, या फाइल भी नहीं हटा दे, फॉर व्यू, किसी भी व्यू को अगर चलाना है तो उसका क्या बनाना पड़ता है, राउट बनाना पड़ता है, तभी जाके वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो राउट का काम सारा राउट्स के अंदर होगा, ठीक है। स्टोरेज के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना ही टेस्ट के साथ, ना ही वेंडर के साथ, और नीचे भी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, इनको वक्त के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, समझ आ गया कि हमें किस किस फाइल के साथ काम करना है, काम शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सटेंशन अभी तक नहीं लगा, तो जल्दी से मैं एक्सटेंशन लगा लेता हूँ लारावेल के लिए। लारावेल, लारावेल का ऑफिशियल ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल हुआ हुआ है, पर फिर भी सजेशन नहीं मिल रही मुझे। चलो ये भी कर लेते हैं साथ साथ। डिसेबल हुआ हुआ है, इनेबल हुआ हुआ है, तभी डिसेबल का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। चलो जी, मैंने बंद कर दिया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दिया, अब आगे सजेशन देखो। चलें जी, वापस आ गए। तो HTML का मैंने बॉयलर प्लेट लगा दिया, और बॉयलर प्लेट के बाद मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और हेडिंग लगा देते हैं H1, ठीक है। और H1 के अंदर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ लारावेल क्लास 1, सेम हेडिंग, कोई फर्क तो नहीं आने वाला मेरे ख्याल में, सही है। अब आपके सामने ये एक व्यू है, ठीक है।
अब ये व्यू चल कैसे रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यू को चलाने के लिए आप क्या बना रहे होते हो, उसका राउट। विदाउट राउट कोई भी चीज नहीं चलती, ठीक है। अब राउट कैसे बना हुआ है इसका, राउट का फोल्डर खोलो, इसके अंदर आपको दो फाइल्स मिलेंगे। तो हमारे काम की फाइल है वो है web.php। web.php को खोलेंगे, आपको यहाँ पे एक राउट नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर, ठीक है। अब इसका काम समझो, ठीक है। मैं थोड़ा इसके ऊपर जूम कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि अगर राउट के अंदर गेट मेथड होगा, कौन सा मेथड? गेट। अब आपने पीएचपी के अंदर एचटीटीपी मेथड्स पढ़े होंगे, गेट, पोस्ट, कम से कम ये दो पढ़े हुए होंगे। अब आपने पढ़ा होगा वहां पे कि भाई गेट का मतलब होता है जो चीज यूआरएल में नजर आती है, और पोस्ट में यूआरएल में डेटा शो नहीं होती, ठीक है। अभी के लिए उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। तो यहाँ पे गेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऊपर स्लैश लगी हुई है, क्या सिर्फ स्लैश, तो आपने एक फंक्शन चलाना है। क्या चलाना है? एक फंक्शन चलाना है, और वो फंक्शन क्या करेगा? व्यू रिटर्न करेगा, और उस व्यू का नाम होगा वेलकम। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आप जो वेलकम वाला व्यू बाहर देख रहे हैं, उसका राउट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं कोई नया व्यू बनाऊं, ठीक है, और उसको चलाऊं तो कैसे चलेगा? बना ले जल्दी से व्यू। आते हैं, राइट क्लिक किया व्यू के फोल्डर के ऊपर, न्यू फाइल। फाइल का नाम आप बताओ क्या रखना चाहिए? आपकी मर्जी है। मैंने आपको बताया है कि फाइल का नाम आपकी मर्जी है, कुछ भी रखो। चलो लगा लेते हैं, यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई मुझे अबाउट के नाम से बनाना है, सपोज। आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम हो सकता है। डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लगाना जरूरी है। बन गया व्यू। इसके अंदर भी एचटीएमएल का बॉयलर प्रिंट लगा देते हैं। मैंने कहा इसके अंदर हम एक हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, और उस हेडिंग में अंदर लिखा हुआ होगा अबाउट पेज, एक एचआर होगी, और एक पैराग्राफ बना हुआ होगा या डिव बनी हुई होगी, उसके अंदर लोरेम होगा। लोरेम पता है ना, एक डिमी टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा व्यू बना दिया, सपोज बन गया व्यू। अब मुझे इसे चलाना है, कैसे चलेगा? अब आपने पीएचपी के अंदर ये देखा होगा, आप पीएचपी के अंदर क्या लगा देते? स्लैश फाइल का पूरा नाम। पर यहाँ पे ये चीज नहीं होती। मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज चलानी है तो क्या बनाना पड़ेगा? तो बेटा बेसिकली इन राउट हम क्या बना रहे होते हैं? हम बना रहे होते हैं URI। और URI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका है बेटा, ये URL है। यूनिफॉर्म नोट करो, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिटी बोला आपने, आइडेंटिफायर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कि हम पूरी यूआरएल के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड लिखें जो किसी फाइल को आइडेंटिफाई करे। URI, समझ आ रही बात? ठीक है। तो अगर मुझे अभी अबाउट चलाना है, तो यहाँ तो मुझे नया राउट बनाना पड़ेगा, या जो बना हुआ राउट है उसको बताना पड़ेगा वेलकम को नहीं चलाओ, अबाउट को चलाओ। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब दोनों में से एक काम कर लेते हैं, आओ जाओ वापस राउट के फोल्डर के अंदर, web.php के अंदर। नहीं, वो दूसरा तरीका बता देता हूँ। अब मैंने देखो इसको बता दिया कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो यूआरएल के अंदर, सिर्फ स्लैश है, तो अब वेलकम नहीं चलाना, कौन सा चलाना है? अबाउट चलाना है। मैंने इसको अबाउट को सेव कर दिया। अच्छा, अबाउट का एक कैपिटल है, सॉरी, अबाउट लगा दिया, हो गया, सेव कर दिया। अब आप जब यहाँ पे आके जब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आ गया अबाउट। अब आप कहेंगे सर वेलकम वाला भी चलाना, एट अ टाइम एक ही चलेगा, वापस करके, ठीक है, एट अ टाइम एक ही चलेगा। तो अगर आपको दोनों चलाने हैं तो राउट नया बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने वेलकम की जगह क्या कर दिया?
अबाउट, क्योंकि ये जो आपके व्यूज है ना वो नाम से रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे नॉर्मली हम एंकर टैग में भी लगाते थे भाई फिला डॉट पीएचपी, ये नहीं करना, बस व्यू का नाम देना। अब देखो ये वेलकम चला रहा है, मैंने इसको कहा कि भाई वेलकम नहीं चलाना, कौन सा चलाना है, अबाउट, तो मैंने इसको अबाउट लिख दिया। पर अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो इस पूरे राउट को करूँ कॉपी और नीचे आके पेस्ट कर दूं और मैं इसको कहूं कि भाई अबाउट चलाना है, तो अब कितने राउट बन गए, 2। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद यहाँ पे आ गया और कर दिया रिफ्रेश, कौन सा चल रहा है, अब वेलकम कैसे चलाएंगे, सवाल आता है। बन तो दोनों के गए, अभी दोनों के बनाए ना मैंने, दोनों के बन गए, पर अब चलेगा कौन सा, तो बेटा दोनों को आइडेंटिफायर देना पड़ेगा कोई ना कोई अलग। दोनों के आइडेंटिफायर क्या है, सेम है। कि अगर खाली हो सिर्फ स्लैश लिखा हुआ हो तो वेलकम भी चलाओ अबाउट भी चलाओ, कैसे चलेगी, दोनों में से एक टाइम एक ही चलेगा ना। तो मैंने कहा कि अगर ऊपर क्या लिखा हुआ हो, अबाउट लिखा हुआ हो, तब अबाउट का चलाना है। तो इस चीज को आप बोलते हैं यू आर, क्योंकि पढ़ता हुआ आया पहले वो चलाया और उसके ऊपर फिर से वो आ गया, क्यों, क्योंकि उसने पहला वो वाला चलाया होगा, हमने नजर नहीं आया, क्योंकि पहले चल गया फिर ये वाला चला, ये कॉन्सेप्ट हुआ जी। तो वो एंकर का काम अलग होगा, उसके ऊपर भी आएंगे हम, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, अब चेक करो कौन सा चल रहा है, कौन सा वाला फाइल है, वेलकम वाला है। अब मुझे अबाउट वाला चलाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ऊपर आऊंगा मैं, यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश एंटर, आ गया अबाउट वाला। तो अब आपने उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवाया कि भाई अबाउट आएगा तो अबाउट चलाना है, अगर खाली होगा तो कौन सा चलेगा। अगर मुझे मेरे पास एक से ज्यादा व्यूज होंगे तो मुझे सबके क्या बनाने पड़ेंगे, अलग अलग राउट्स बनाने पड़ेंगे, और राउट्स के अंदर सबके आइडेंटिफायर अलग अलग होंगे। बात समझ आ रही है, कोड तो एक ही है, कोड एक ही होगा। अच्छा, आप आपकी वाली बात कर लेते हैं, आखिरी चीज, उसके बाद आपका काम है, लास्ट चीज कर रहा हूं। अगर यही काम मुझे किसी बटन के साथ करना है तो कैसे करेंगे, एंकर की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी आते हैं एंकर के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे आया वेलकम के इसके अंदर पहले तो इशार लगाई, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बी आर के साथ मैंने एक एंकर लगा दिया, एंकर टेक, और उसका नाम रख दिया गो टू अबाउट, सही है, एंकर बन गया। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, आ गया। अब मैं कहता हूं मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूं तो कहां जाना चाहिए, अबाउट पे। तो आप इसके हाइपर रेफरेंस के अंदर स्लैश, बात समझ आ रही है, बेसिकली एंकर टेक का काम ही होता है यूआरएल चेंज करना, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, अब चेक करना, कर दूं क्लिक, आ गया अबाउट, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी कोई एंकर लगा सकते हैं कि वहां चले जाए, यहाँ मैं नेव बार रख सकता हूँ, बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से आप यूआरएल बनाते हैं। और आखिरी यही चीज बताऊंगा कि मैंने यूआरआई का नाम और व्यू का नाम सेम रखा है, ये जरूरी नहीं है, समझ आ रही बात। मैं ये चाहता हूं कि भाई ऊपर में एबीसी लिखूं तो कौन सा व्यू चलना चाहिए, चल जाए, ये मैंडेटरी नहीं है कि यूआरआई का नाम और व्यू का नाम सेम है, लिखना जरूरी है, यूआरआई बनाना जरूरी है, राउट बनाना जरूरी है, अदरवाइज आपका कोई भी व्यू नहीं चलेगा, क्लियर है। कोई और सवाल, काफी है, चलें अब टास्क होगा, तो टास्क में आपको बताता हूं, पहले मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर